हो गया कल टेस्ट तुम लोगों का भारद्वाज? जी सर। कैसा रहा टेस्ट? सर 42 सही थे, हाँ? मतलब 42 नंबर आए। अच्छा, तुम्हें नंबर भी पता नमस्ते सर। था उस समय? यस सर। गुड मॉर्निंग बेटा। वो उसी समय रिजल्ट पता चल गया? जी सर। हाँ सर। हाँ तो सही था। अच्छा, वो फाइनल जब हो गया होगा, सबमिट किया होगा तो आ गया होगा रिजल्ट, नहीं? हाँ सर, हाँ यस सर। सर। चलो बढ़िया है। तो आउट ऑफ 50 अगर 42 आए तो अच्छा है। तुम्हारे कितना है अंकित? 39। 49? मॉर्निंग सर। 39 सर। अच्छा, गुड मॉर्निंग बेटा। मुझे तो लगा भाई तुमने 49 कैसे टिक मार दिए। सर वो नहीं मतलब सर। एक तरह से सर जनरल नॉलेज का था, मशीन डिजाइन में तुम्हें कितनी जनरल नॉलेज है, इस तरह का टेस्ट था सर। वो उसी तरह के क्वेश्चन ही है, डीपली नहीं है कि इस तरह के तुम्हें हार्ड कैलकुलेशन करने हैं। सिंपल यस है सर। वो। तो सही है, आप खाली बैठे हुए तो चलो एक ऐसे तो एग्जाम में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो तुम्हारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रिवाइज हो गया वो। जी सर। तो तुम लोग डर रहे थे ये है वो है, कितने टेस्ट ले रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो टाइम पास के लिए चलो, तुम लोग को एंगेज करने के लिए वो है। कहाँ रह गए लोग? 14 स्टूडेंट ही आए हैं अभी तक। अटेंडेंस अपना सब डाल दो उसमें, चैट हाउस में जाके। आओगे लोग खा के सोते रह गए हैं क्या आज? अच्छा, अभी आ ही रहा है हिमांशु। तुम लोगों ने ये शेयर किया था ईसीएन के बच्चों से जो हमने बोला था वो डिटेल? एक बच्चे ने इंटरेस्ट दिखाया कि सर हमें करना है। अब एक दो बच्चे का तो बैच स्टार्ट होगा नहीं, कम से कम मिनिमम 20 होगा तभी बैच स्टार्ट होगा। हेलो? हाँ सर। हाँ तो ये चीज, मैंने शेयर कर दिया था। हाँ मैंने भी कर दिया सर। एक बच्चे ने किसी ने वो भेजा है मैसेज, कैसे करना है सर क्या? तो ये आशीष कुमार है, ईएन थर्ड ईयर का। तो अब एक बच्चे का तो मैं कराऊंगा नहीं, अगर जब तक ज्यादा बच्चे नहीं है, कम से कम 15 होंगे तो भी मैं चलो सोच सकता हूँ। 20 तो मिनिमम रिक्वायर्ड ही है, क्योंकि हाँ सर। 20 ज्वाइन करेंगे तो 15 ऑनलाइन होंगे। जैसे तुम्हारा 32 थे, उसमें से 4 ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इसका मतलब है कि 28 तो हैं। 28 में 25 रहते हैं, 24 रहते हैं ऑनलाइन। तो जब तक 20 नहीं होगा तब तक स्टार्ट नहीं करूंगा। वो बोल देना जो भी तुम्हारे फ्रेंड होंगे एक बच्चे को कराने का, फिर जब नेक्स्ट बैच कभी बनेगा तब वो अपना करेंगे। तुम लोग का मोर देन 50% हो गया है। अब एक दिन जो है वो तुम्हारा इंडस्ट्रियल, वो जो है ना प्रेरित अग्रवाल, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनका 2 घंटे का सेशन कराऊंगा। और उसके बाद तुम्हारा ये पीबीसिस्ट जो सॉफ्टवेयर है उस पर प्रैक्टिस कराऊंगा। चला जाएगा 20 जून तक लगभग जाएगा। फिर उसके बाद रिपोर्ट बनते 25 तक यह ऐसा फिनिश होगा। चले फिर स्टार्ट करें। 16 स्टूडेंट आए हैं, सबने अटेंडेंस लगा ली अपने अपने। यस सर। जिसने नहीं यस लगाया सर। लगा लो, क्योंकि 14 स्टूडेंट के आए हैं अटेंडेंस, 2 स्टूडेंट अभी भी नहीं है इसमें। तो अपने चैट हाउस में जाओ और अपना रोल नंबर लिख के छोड़ दो उसको। जिसने भी नहीं डाला है वो डाल लो।
चलो, कल हम लोगों ने देखा था कि ऑन ग्रिड सिस्टम का डिजाइन देखा था, आज हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, कि क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ अभी यूज हो रहा है इंडिया में एप्लीकेशन, कौन कौन से प्लांट है, क्या काम हो रहा है और क्या आगे इसके फ्यूचर्स हैं, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस सिस्टम के बारे में हम लोग कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो सिस्टम डिजाइन करने के लिए आपने डिजाइनिंग तो कर लिया, लेकिन कंपोनेंट तो रिक्वायर्ड है ना। जब भी इंस्टॉलेशन करोगे तो डिजाइनिंग के बाद क्या होगा, इंस्टॉलेशन। तो सारे कंपोनेंट्स चाहिए, तो कंपोनेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होगा उसको इंस्टॉल करने के लिए, तो इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। ये है आपका स्टैंड अलोन वर्सेस ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, दोनों में क्या डिफरेंस है। कंपोनेंट्स, इंटरकनेक्टेड पीवी मॉड्यूल एंड इन्वर्टर। ये चीज कल हमने डिजाइन में देखा था, इन्वर्टर का कैलकुलेशन निकाला था, कितने के कितने रेंज में आप मॉड्यूल जब लगा रहे हैं तो इन्वर्टर के बेस पे क्या होना चाहिए, मिनिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, ये सब चीजें कल हमने देखा था। ठीक है, तो आज इसको देखते हैं हम एप्लीकेशन का। ये देखिए, ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम जो है, इसमें ये दिखा रखा है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन पुणे। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, कुछ प्रोडक्शन कर रही होगी, मैन्युफैक्चरिंग कर रही होगी पुणे में, वो कंपनी ये लगा रखी है। कितने 6.5 किलोवाट का सोलर पावर लगा रखा है। और इसमें एसएमएस सनी ट्राई पावर 6000, एंड ये क्या है, 3 फेज रूफटॉप सिस्टम है। ये प्रोडक्शन सिस्टम है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको क्या होगा, पावर ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। और मशीन चलाने के लिए 3 फेज की रिक्वायर्ड होती है। हमारे घर में जो आता है ऑब्वियसली क्या होता है, सिंगल फेज होता है। आपकी रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा होगी तो डबल फेज, ट्रिपल फेज इसमें कन्वर्ट होता है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है पुणे में, उसने ये लगाया। ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग है गुजरात में, उसमें ये लगा है 10 किलोवाट का सोलर पावर। ठीक है, और ये है, ये भी 3 फेज का है, रूफटॉप सिस्टम है। ये गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग जो है उसमें भी 3 फेज ये सिस्टम लगा हुआ है। उसके बाद ये टेक्सटाइल मिल है इन तमिलनाडु, वहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये तमिलनाडु का है। इसमें क्या है, पीबी डीजल हाइब्रिड सिस्टम है। पीबी सिस्टम को क्या क्या डीजल के साथ हाइब्रिड प्लांट बनाया है। और इसके जो कैपेसिटी है कितना है, 1.25 मेगा मेगा वोल्ट एम्पियर। लगता है ज्यादा सो लिए हैं ये लोग, गौरव श्रीवास्तव, मोहम्मद अब आ रहे हैं। चलो, तो ये है विद ग्रिड कनेक्टेड है, ये ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है, अपग्रेडेड विथ 1 मेगा वाट सोलर। इसमें ये जो था आपका जेनसेट था, 1.25 मेगा वोल्ट एम्पियर का जेनसेट था। जो डीजल सिस्टम था वो इतना था, बाकी इसको क्या किया, सोलर के साथ टाई अप करके अपग्रेडेड विथ 1 मेगावाट सोलर। इसमें जो है, जो सिस्टम बना डीजल के साथ 1 मेगावाट का ओनली सोलर है, उसके साथ इसको टाई अप किया है। ठीक है, 44 नंबर्स ऑफ सनी ट्राई पावर दिस मंथ। ये आपका कोडिंग है, फ्यूल सेव कंट्रोल बेस्ड। जब आपको पता है, जब हाइब्रिड सिस्टम होगा तो क्या काम होगा, वही आपका पीबी सिस्टम सप्लाई करेगा। पीबी सिस्टम नहीं सप्लाई करेगा तो क्या करेगा, जेनसेट जो है वो सप्लाई करेगा। तो इसको हाइब्रिड सिस्टम बना रखा है एज पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि टेक्सटाइल मिल है, टेक्सटाइल मिल को कंटिन्यूस पावर चाहिए उसको। जो आपका डाई वगैरह होगा, उसमें मशीनिंग होगी, सिलाई वगैरह, जो भी चीजें होगी, तो उसको पावर रिक्वायर्ड होगा, तो उसके लिए ये यूज करते हैं। ये सब एग्जिस्टिंग है, जो आपको बताया था कल, वो सब क्या था, एप्लीकेशन था, थ्योरेटिकल चीजें था। ये क्या है, प्रैक्टिकल चीजें, जो चीजें अभी यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये आप देखिए, ये है विलेज रामपुर, यूपी में। ये रामपुर पड़ता है यहाँ क्या, आजम खान का शायद वो एरिया है, या मुलायम सिंह का, आप लोगों को पता होगा, जो यूपी के आसपास के है, ये रामपुर का है। वहाँ पे आप देखेंगे ये जो लगा है सिंगल फेज 10 किलोवाट का सिस्टम है, मिनी ग्रिड आजम फॉर। था कैसे? हाँ, आजम खान का। तो वहाँ पे भी लगा हुआ 10 किलोवाट का है, ये मिनी ग्रिड विलेज है, हाउस होल्ड माने छोटे गांव के लिए ये 10 किलोवाट का ये सिस्टम लगा हुआ है। 10 किलोवाट करने का मतलब कि आप इसमें ये जो आप देख रहे हैं, ये 10 किलोवाट का सिस्टम है, इसके लिए लगा रखा है। तो ये बैकअप सिस्टम काम कर सकता है, कंटिन्यूस सप्लाई। अगर स्टैंड आप सोचेंगे कि सिस्टम हो तो ये नहीं काम करेगा। ये क्या है, बैकअप सिस्टम है, कि बिजली उजली गई तो माइनर है, सो आपको पावर कट नहीं हो, इसके लिए इसको लगा रखा है। ठीक है, उसके बाद रेसिडेंस इन अथानी, केरला में ये है, ये केरला का सिस्टम है। उसमें 2.9 किलोवाट का सोलर डीसी कैपेसिटी है, ये डीसी सिस्टम है। क्या कर रहे हो भाई? हाँ बताओ भाई, हर्ष चौरसिया, हर्ष।
बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके यहाँ, बोलिए क्या बात है। आपकी एकदम नहीं आवाज आ रही, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है हमें। बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है क्या इसकी आवाज? नो नो सर। किसी की नहीं आ रही आवाज। आप माइक को लगाइए, उसके बाद आप बताइएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये है चर्च ट्रेनिंग सेंटर इन कोटायाम केरला में है। ये ट्रेनिंग सेंटर वहां पे है। ये 10 किलोवाट का डीसी कैपेसिटी सिस्टम है, सिंगल पे सिस्टम विद द बैटरी बैकअप। ये बैटरी बैकअप स्टैंड अलोन सिस्टम हो गया, जहां ये बैटरी बैकअप सिस्टम स्टैंड। ये कहां से लिया गया है, ये यहाँ पे ये चीजें आपको डेटा दे रखा। हर्ष सुरसिया, अच्छा आउट हो गया था फिर आ गया। हाँ ये आप देखें यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट रेफरेंस, ये है अजोर पावर 40 मेगावाट का है। ये कहाँ पे है? नागौर राजस्थान में है। हाँ ये राजस्थान का गलती से हो गया था। अच्छा गलती से हो गया था, कोई नहीं। मुझे लगा कुछ पूछना है आपका रेज है। सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हाँ सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो लोअर बहुत ज्यादा कोई नहीं, कोई बात नहीं, चलिए ठीक। तो ये जहाँ भी आप एक चीज ध्यान रखना, जहाँ पे ह्यूज कैपेसिटी का प्लांट होगा, जैसे ये 40 मेगावाट का है, ये ऑन ग्रिड सिस्टम होगा, ऑफ ग्रिड नहीं होगा। क्योंकि अगर इसको आप ऑफ ग्रिड सिस्टम बनाएंगे तो इसके बैकअप के लिए अगर बैटरी आप लगाएंगे तो ह्यूज कैपेसिटी लगेगा बैटरी। क्योंकि 40 मेगावाट का अगर ये प्लांट है तो बहुत ज्यादा यानी बैटरी बैकअप सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा। तो जितने भी जो मेगावाट में जो प्लांट होते हैं जनरली क्या होता है, ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, ताकि उसमें क्या होता है आपको बैकअप लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपने ग्रिड से कनेक्ट किया, इसको क्या किया, इन्वर्टर से कनेक्ट किया। इन्वर्टर कहाँ गया? इन्वर्टर से कनेक्शन गया मीटर में, और मीटर से कनेक्शन कहाँ चला गया? मॉड्यूल में चला गया, डायरेक्ट आपका ग्रिड में चला गया। और ग्रिड में जाने के बाद आपका जितना भी करंट जनरेट कर रहा है कहाँ जा रहा है? ग्रिड में जा रहा है। लेकिन वही है, अगर आपका कट लगा, ग्रिड का लाइट गया, तो जितना भी करंट अगर आधे घंटे भी अगर कट लग गया तो बहुत लॉस हो जाएगा, क्योंकि हाफ आवर में बहुत ज्यादा ये बिजली जनरेट करेगा जो 40 मेगावाट का। तो ये ऑन ग्रिड सिस्टम है। टाटा केमिकल जो 8 मेगावाट का है, ये मीठापुर गुजरात में है। ये 8 मेगावाट का लगा रखा है, ये भी ऑन ग्रिड सिस्टम है। टाटा केमिकल जो है गुजरात में, तो ज्यादातर गुजरात में ही है। मोदी जी ने सब गुजरात में ही इन्होंने ये ज्यादा शुरू पहले से ये करवाया। अडानी उडानी जो है उसने जो प्लांट लगाया है वो गुजरात में ही है। उसका ये सेल बनाने का प्लांट लगाने वाला था, वो भी गुजरात में ही चल रहा था। जो सिल्का के बारे में आपको बताया था कि टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ नहीं रिफाइन करने का, उसने टेक्नोलॉजी जर्मनी से परचेज किया था, प्लांट लगाया था, तो वो गुजरात में ही चल रहा था उसका। रेंज ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पीवी सिस्टम, स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम, ठीक है। ये है ग्रिड कनेक्टेड, दोनों में डिफरेंस है। जो आपने देखा था पहले कंटेंट में था ना, तो वो दिखा रहा है। विदाउट स्टोरेज पीवी सिस्टम, स्टैंड अलोन सिस्टम विदाउट स्टोरेज है, ठीक है। स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम विदाउट स्टोरेज विथ स्टोरेज, हाँ विदाउट स्टोरेज विथ स्टोरेज। ग्रिड कनेक्टेड, डायरेक्ट कनेक्टेड टू द पब्लिक ग्रिड, सेल्फ कंज्यूमशन एंड नेट मीटरिंग, ठीक है। इसमें जो डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसका जो डिसएडवांटेज आपको बताया था कि अगर बिजली गई तो फिर आपके घर क्या होंगे, आपका जो कंज्यूमशन है वो भी फुलफिल नहीं होगा। अगर आपका ग्रिड में लाइट है तो आपका जो कंज्यूमशन है वो भी फुलफिल होगा और आप ग्रिड को भी सप्लाई कर सकते हैं। इसका मेजर डिसएडवांटेज यही है। स्टैंड अलोन सिस्टम का क्या है कि आपका अगर विदाउट स्टोरेज है तब तो एज लाइक ये ग्रिड हो जाएगा। अगर आपने सपोज दैट विदाउट स्टोरेज है, आपने कोई पंखा लगा लिया है, फैन लगाया या कोई ट्यूब लगाया, कुछ भी लगाया है, और वो डीसी सिस्टम है, 24 वोल्ट का आपने छत पे सिस्टम लगाया है और 24 वोल्ट का फैन लगा रखा है आपने, तो क्या होगा, वो आपका सिस्टम चलेगा जैसे जैसे, लेकिन बैटरी बैकअप नहीं है, ठीक है। तो जब तक सनलाइट रहेगी तब तक आपका सिस्टम काम करेगा, जब सनलाइट नहीं रहेगी तो काम नहीं। ये कंसेप्ट मत दिमाग में रखना कि अगर बैटरी नहीं है तो ये सिस्टम काम नहीं करेगा। स्टैंड अलोन सिस्टम है, काम करेगा, बट क्या होगा, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, पावर जब सनलाइट बढ़ेगी, सन पीक आवर में जो होगा, जब पावर ज्यादा देगा तो फैन की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। जब पावर कम होगा तो फैन की स्पीड क्या होगी, कम होगी। जितने भी आप जो देखते हैं स्टैंड अलोन आपका पंपिंग सिस्टम जो होता है, सोलर पंप जो सिस्टम होता है, उसमें बैटरी नहीं लगता है, बैटरी बैकअप नहीं देते हैं।
क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, जनरली जो इरिगेशन का काम होता है, सन पीक आवर जो होता है 9 बजे से किसान जब जाता है खेत में काम करने के लिए और सिंचाई जब करता है तो क्या करेगा, जो वो इरिगेशन का काम करेगा वो 9 बजे से लेके आपको देखेंगे तो 3-4 बजे शाम तक ही करेगा। उस समय तक ऑलरेडी आपका सनलाइट रहता है, इरेडिएशन प्रॉपर आता है। तो अब 2 बजे के बाद कम होता है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर जो फ्लो है वो कम हो जाएगा अगर पावर कम आएगा तो, लेकिन बंद नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, उसमें बैटरी का इन्वेस्टमेंट नहीं करते। दूसरी बात है, बैटरी को रखने के लिए सपोज दैट आपका जो फील्ड है, जो खेत है आपका बहुत आउटर एरिया में है, आपने उसको बैटरी बैकअप वगैरह लगा दिया, तो आप बैटरी लगाओगे तो रखोगे कहाँ पे, उसके लिए फिर अलग से स्ट्रक्चर बनवाने पड़ेंगे आपको ताकि बैटरी सेफ रहे। बैटरी में अगर जरा सा भी सीपेज आ गया या फिर वो ग्राउंडिंग ले लिया तो बैटरी खराब होने का डर होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, पंपिंग में नहीं यूज करते हैं। जितना देर तक हमें रिक्वायर्ड है उतना देर तक सनलाइट है, और जितना ज्यादा सनलाइट इरेडिएशन पड़ेगा, जितना ज्यादा पावर देगा उतना ज्यादा पानी देगा, जितना कम पावर देगा उतना कम पानी देगा। ठीक है, तो इसीलिए पंपिंग में नहीं यूज होता, तो वो विदाउट स्टोरेज सिस्टम हो गया। इसका मतलब है बुझा। अब विथ स्टोरेज सिस्टम, लो पावर एप्लीकेशन, विथ स्टोरेज में आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा आपके घर की रिक्वायरमेंट कितने होंगे, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, मैक्सिमम 10 किलोवाट। इससे ज्यादा स्टोरेज सिस्टम नहीं जाता, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा ह्यूज कैपेसिटी मेगावाट में जा रहे हैं तो स्टोरेज करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाएगा आपको। और वो बैटरी जो बैकअप आप खरीदेंगे, जो आप बैटरी जो आप स्टोरेज सिस्टम बनाएंगे, जो बैटरी हाउस जो है, उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाएगा। बैटरी की कॉस्ट आएगी, बैटरी हाउस, उसके मेंटेनेंस, दिस दैट, माने एक्सेट्रा जितने भी चीजें हैं बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी। तो एक पर्टिकुलर कैपेसिटी तक, लो कैपेसिटी तक ही बैकअप सिस्टम बनाया जाता है कि जिससे कि अगर घर है तो एक घर की यानी कि कंजम्पशन वो फुलफिल हो जाए बैकअप सिस्टम से। जैसे घर में आपके इन्वर्टर है, या फिर एक छोटी मोटी इंडस्ट्री है, उसको ऑफिस वगैरह में काम करने का अगर लाइट जाती है तो वो फुलफिल हो जाए। तो इसके लिए बैकअप सिस्टम, ये नहीं कि इतना बड़ा बैकअप सिस्टम आप बना ले कि बैटरी से आप मशीन चला ले, मैन्युफैक्चरिंग कर ले, वो चीजें नहीं करते हैं स्टैंड अलोन सिस्टम। ये सब जनरली क्या होता है, जितने भी इंडस्ट्री वाले होते हैं या जो बड़ा ह्यूज प्लांट लगता है वो ऑन ग्रिड सिस्टम बनाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है, अगर वो जनरेट कर रहे हैं तो जितना वो कंज्यूम करेंगे उतना, वो उससे ज्यादा उतना अगर जनरेट कर दिया तो उनको कुछ देना नहीं है, सरप्लस जीरो हो जाएगा, लेन देन कुछ नहीं है, ना गवर्नमेंट को भी कुछ बिल देंगे ना गवर्नमेंट इनको कुछ देगा। तो इसीलिए वो लोग ऑन ग्रिड पे जाते हैं, खर्च भी कम आता है, अब प्लस क्या होता है, आपका वो जो नॉर्म जो है गवर्नमेंट का वो भी फुलफिल हो जाता है, और आपके पैसे भी सेव हो जाते हैं इंडस्ट्री जो चला रहे हैं। तो जो छोटे यूनिट होते हैं उसी में बैकअप सिस्टम हम लगाते हैं स्टैंड अलोन में, जो हमारे घर की बिजली के लिए यूज हो जाए, फैन चलाने में यूज हो जाए, ऑफिस में कंप्यूटर वगैरह, तो छोटे मोटे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसी के लिए यूज होता है। अब बिगर के लिए मैन्युफैक्चरिंग मशीन वगैरह चलाने के लिए स्टोरेज सिस्टम नहीं यूज करते बैकअप सिस्टम, उसके लिए तो डायरेक्ट आपका ऑन ग्रिड सिस्टम ही यूज होता है। ठीक है, यह है आपका हाइब्रिड सिस्टम, डीजल सोलर पीवी सिस्टम, विंड सोलर पीवी। एक तो डीजल के साथ सोलर पीवी इंस्टॉल हो सकता है हाइब्रिड में, डीजल को आप इसके साथ टाई अप कर दीजिए, सोलर पीवी के साथ कर दीजिए, उसके विंड को सोलर पीवी के साथ कर दीजिए। और तीसरा क्या हो सकता है, तीनों को आप कर सकते हैं, डीजल, विंड एंड सोलर पीवी, मैंने आपको ये दिखा रखा है, तीनों को टाई अप कर सकते हैं। टाई अप करने में आपको सर्किट डायग्राम भी दिखा रखा है। सोलर पीवी क्या है, डीसी है, डीसी आउटपुट देगा। ये विंड क्या देगा, एसी देगा, लाइक जनरेटर होता है। ये डीजल क्या होता है, ये भी एसी देता है। तो ये दोनों एक साथ टाई अप होगा। ये सोलर पीवी से जो डीसी आउटपुट मिलेगा उसको आप पहले एसी में कन्वर्ट करेंगे इन्वर्टर लगा के, और इन्वर्टर से जो आउटपुट आएगा, जो कंबाइंडिंग बॉक्स होगा, उसमें जाके ये तीनों कंबाइंड हो जाएगा और फिर आपको मेन आउटपुट देगा। कल मैंने वो दिखाया भी था हाइब्रिड का आपको, डीजल के साथ कैसे होता, जो स्लाइड्स आपको दिखाए थे, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। तो इस तरह से ये होंगे। ठीक है, अब रही बात कि ये ऑफ ग्रिड ये आपका स्टैंड अलोन सिस्टम, स्टैंड अलोन कहने का मतलब ये ऑन ग्रिड नहीं है, इसमें ग्रिड का कनेक्शन नहीं हो रहा है, इधर है ऑन ग्रिड। ठीक है, तो वहां भी आप डीजल के साथ टाई अप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डीजल के साथ नहीं कर सकते, ऑन ग्रिड में ही कर सकते हैं, ऑफ ग्रिड में भी आप कर सकते हैं डीजल के साथ। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि सोलर से जो डीसी पावर आउटपुट आ रहा है उसको आप एसी में कन्वर्ट करने के बाद ही डीजल से जो आउटपुट आ रहा है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टैंड अलोन सिस्टम। ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में तो कुछ नहीं, डायरेक्ट कनेक्ट होगा ग्रिड से, सेल्फ कंज्यूम्शन है, नेट मेटरिंग ये होता है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सोलर पीवी सिस्टम मेक्स पॉसिबल द वाइडेस्ट रेंज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑल द renewables.
Their modularity makes it possible to harness solar energy at a different size scale of individual corporate. इसके साथ सोलर के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि आप छोटा भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं यूनिट, आप बड़ा भी कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट, जितनी आपकी बजट है उसके अनुसार आप इसको आप यूज कर सकते हैं। नीचे वाला लाइन देखिए क्या रखा है, सोलर पीवी इज ए ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन पैराडिज्म शिफ्ट फॉर द मल्टी बिलियन डॉलर एनर्जी बिजनेस। ये फ्यूचर जो है इसका आपका यही है, और इसका बिजनेस जो है बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला, अभी ग्रो इंडिया में तो बहुत ज्यादा ग्रो कर ही रहा है और ज्यादा इसका ग्रो होने वाला है। नंबर्स ऑफ सेक्टर मैंने आपको डिफाइन करके उस दिन बताया था कि क्या क्या इसमें बिजनेस हो सकते हैं। मेंटेनेंस का बिजनेस हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो सकता है, ठीक है, स्ट्रक्चर का बिजनेस हो सकता है, असेंबलर का बिजनेस हो सकता है, उसके बाद आपका पावर बैकअप जो आपका बैटरी है तो उसका बिजनेस हो। तो नंबर्स ऑफ फील्ड है जिसमें इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इन द फ्यूचर। और अभी भी जो अभी तो सबसे अच्छा चला है, और इस पे आपको गवर्नमेंट से फंडिंग इजी होता है। एमएसएमई वगैरह अगर आप छोटी यूनिट अगर आप बैठा रहे हैं, छोटा आपने बिजनेस आपने शुरू किया है तो गवर्नमेंट की तरफ से इजीली फंडिंग होता है, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है। और रिन्यूएबल एनर्जी जो आप देखेंगे सोलर वगैरह पे, इस पे फंडिंग जो होता है वो गवर्नमेंट इजीली करती है। इस पे हम लोग और आगे बात करेंगे कि फंडिंग का मतलब क्या है और ये क्या है। ये चीजें तो आपको बता रखा है पहले से भी कि ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम और स्टैंड अलोन सिस्टम, ये आप देख ही रहे हैं। स्टैंड अलोन सिस्टम में आपको पहले ही बताया है, सबसे पहले क्या होगा, चार्ज कंट्रोलर, फिर कहाँ गया बैटरी, बैटरी से आ गया इन्वर्टर, इन्वर्टर से कहाँ चला गया, आपके घर के जो हाउस होल्ड है उसके जो लोड है उस पर चले गए। ऑन ग्रिड सिस्टम में पीबी से आ गए, सभी कहाँ गए, पीबी जंक्शन बॉक्स में आ गए, आउटपुट प्लस माइनस सबका यहाँ आ गया, यहाँ से 2 वायर निकल गया, कहाँ गया, इन्वर्टर में, इन्वर्टर से कहाँ चला गया आपका जो ग्रिड से जो मीटर कनेक्टेड है उसमें, ये ग्रिड से ये ग्रिड को जा रहा है और इधर आपको लोड को जा रहा है। किसका कुछ कुछ आवाज आ रहा है, इसको बंद रखो, कान में लगता है जैसे कान एकदम वो कर दिया। अब ये देखिए ग्रिड टाई अप सोलर पीवी एप्लीकेशन, इसमें क्या है कि डायरेक्ट ग्रिड से कनेक्टेड है, इसमें कोई बैकअप सिस्टम नहीं है। ये देखिए आपका पैनल है, पैनल से कनेक्ट किया, ये आपका यहाँ पे एक बॉक्स लगा जाए, कंबाइनिंग बॉक्स लगा, ठीक है, जंक्शन बॉक्स लगा दीजिए, जंक्शन बॉक्स से आउटपुट आया, ये चला गया इन्वर्टर में, यहाँ तक आपका डीसी पावर है। ये जो पावर है यहाँ तक डीसी है, ये रेड वाला जो लाइन देख रहे हैं ये आपका एसी पावर है, ठीक है। अब रही बात, ये जो पावर लेगा यहाँ इन्वर्टर में जैसे ही आया, इधर आप एक मीटर लगा देंगे जो आपके घर के लोड को सप्लाई देगा, और इधर आप एक मीटर लगाएंगे जो ग्रिड को सप्लाई देगा। अब ये क्या होगा, अगर आपने ज्यादा ये कंज्यूमशन दिखाएगा, ये आपका प्रोड्यूसिंग, आप अगर इसमें ले रहे हैं कितना आपने कंज्यूम किया है वो ये दिखाएगा, कितना आपने ग्रिड को प्रोड्यूस किया है ये दिखाएगा, दोनों को प्लस माइनस करके जितना भी बिल आएगा, अगर आपने ज्यादा कंज्यूम किया होगा तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, अगर आपने ज्यादा जनरेट करके ग्रिड को दिया होगा तो आपको गवर्नमेंट पैसे देगी, ठीक है। तो ये है आपका, ये कुछ 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 किसकी आवाज आ रहा है, बहुत हर्टिंग होता है यार, कान में ज्यादा लग रहा है ये। तो ये होता है आपका ग्रिड टाई सोलर पीवी एप्लीकेशन कैसे होता है उसके बाद। ये देखिए सबसे पहले जो सोलर पैनल्स, जो आप सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम देखते हैं उसका सबसे मेन पार्ट जो हर्ट होता है क्या होता है, पैनल। सोलर पैनल जो है वही हर्ट है, वही करंट जनरेट कर रहा है। तो सबसे मेन पार्ट जो होता है आपका पैनल होता है। ये आपका कौन सा पैनल है, हाँ अंकित कौन सा पैनल है ये, कौन सा सर? ये सर पॉली है सर। हाँ पॉलीक्रिस्टलाइन है ये। अच्छा ये क्या है आपका, ये है आपका, ये क्या है, ये इन्वर्टर और चार्ज कंट्रोलर जो बोलते हैं हम, ठीक है। अगर आप एसी ग्रिड कनेक्टेड कर रहे हैं तो इन्वर्टर, अगर आप डीसी बना रहे हैं तो चार्ज कंट्रोलर, वही ब्रेन होता है ना, वही ना एज पर द रिक्वायरमेंट वो पावर को सप्लाई करता है, कभी बैटरी से ले रहा है, कभी लोड को दे रहा है, तो ये इन्वर्टर होता है। ये इस तरह से आप देखेंगे हमारे पास पड़ा हुआ है जो अभी सोलर रिक्शा वगैरह बनाया था, यहाँ पे कुछ बना था सोलर का प्रोजेक्ट, वो रिक्शा बनाया था, ऑटो बना था, जो भी बना था, इस तरह का चार्ज कंट्रोलर हमारे पास रखा हुआ, इन्वर्टर भी रखा हुआ। तो आप जब आएंगे हमारे यहाँ तो देखेंगे। इसमें क्या है सबसे अच्छी बात है, ये चार्ज कंट्रोल इन्वर्टर जो है आपको एक्सीलेटर जैसे देते हैं ना, उसमें एक वो एक्सीलेटर में यूनिट लगा होता है, उसको जैसे जैसे घुमाएंगे ना वो क्या करता है, करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है। बैटरी लगा होता है, वो करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है, करंट जब बढ़ेगा वोल्ट तो फिक्स है, तो पावर बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ता है,
फिर जब आप इसके रेगुलेटर वो जो पॉइंट है उसको आप घुमाएंगे, उसका जो टचिंग पॉइंट है वो इस तरह से चेंज होता है कि उससे करंट को रिड्यूस करता है, फिर आपका स्पीड कम हो जाता है। तो इस तरह से ये सोलर पे काम करता है। इस पे भी रिक्शा उक्सा भी बना हुआ था, तो आप उसको भी आके देख सकते हैं। रिक्शा तो यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे था, आरकेजीसी में था। यहाँ पे जो है ये सब कंपोनेंट रखे हुए हैं, ये सब निकाल के मैं ले आया था ताकि इन द फ्यूचर कोई बच्चे अगर प्रोजेक्ट करना चाहें तो उसमें यूज हो जाएगा। ये कंपोनेंट आपको देखने को मिल जाएगा हमारे लैब में रखा हुआ है, ये कैसे यूज होता है। ये है आपका बैलेंस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। माउंटिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग कंबाइंड, डीसी कनेक्टेड इन्वर्टर, एसी डिसकनेक्टेड वायर, ये आप देख रहे हैं। ये आप स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें पैनल को फिक्स करते हैं। और फिर ये क्या है, ग्रिड है। अगर आप ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है तो आप इसको बैलेंस करके जो इन्वर्टर वगैरह लगाते हो वो बैलेंस ही करता है, उसके बाद क्या करता है, ये ग्रिड में सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये आपका पावर फ्लो फ्रॉम द सोर्स टू द ग्रिड इन ए कंट्रोल मैनर। ग्रिड पे जो आना चाहिए पावर, एक कंट्रोल मैनर करने का मतलब कि अगर आपका ये सबसे पहले तो इन्वर्टर आप लगाएं तो वही इन्वर्टर का काम ही है कंट्रोल करना। और इन्वर्टर जो डिजाइन होता है वो आपने देख ही लिया है कि इन्वर्टर कैसे डिजाइन करते हैं, उस हिसाब से डिजाइन करेंगे। और फिर यहाँ पे ये डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करेगा, फिर यहाँ पे ये सप्लाई देगा, ठीक है। अब रही बात कि जैसे मेगावाट में लगाते हैं, कई मेगावाट के होते हैं, तो क्या एक ही साथ हम सारा का सारा जो पॉइंट है उसको इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके एक ही बार इसमें देंगे, ग्रिड में पावर देंगे? ये सारे जैसे मेगावाट में है, हजारों पैनल्स लगे होंगे सीरीज एंड पैरेलल्स में, और उसको है सो आपने क्या किया, एक ही इन्वर्टर बड़ा सा लगा दिया, उससे आउटपुट निकाल के ग्रिड में दे दिया, तो क्या ये सही होगा? बताओ। नहीं सही होगा, क्योंकि ह्यूज कैपेसिटी होगा। ह्यूज कैपेसिटी होने से क्या हो सकता है, जब एक ही बार आप ग्रिड में सप्लाई देंगे तो उसमें क्या हो सकता है, बर्निंग हो सकता है। तो इसीलिए आपने देखा था, इससे पहले मैंने दिखाया थे, छोटे छोटे आपने देखा था कि एक सीरीज के लिए एक इन्वर्टर, एक अलग सीरीज के लिए अलग इन्वर्टर, नंबर्स ऑफ सीरीज मतलब कि 5, 10, 15 एक फिक्स कर लिया, उस पर एक इन्वर्टर लगा लिया है, ठीक है। फिर दो, तो नंबर्स ऑफ इन्वर्टर होते हैं, वो इन्वर्टर कन्वर्ट करता जाता है, और फिर उसके बाद है कंबाइनिंग बॉक्स में आके, फिर उसके बाद इसको कहाँ पे भेजते हैं, जो सब स्टेशन होता है वहां पे भेजते हैं। उस सब स्टेशन में क्या करते हैं, ग्रिड में कनेक्टेड करने से उसका जो वोल्टेज और करंट जो है उसके अनुसार उसको डिवाइड कर देते हैं, और तब ग्रिड में सप्लाई करते हैं। अगर डायरेक्ट सप्लाई करेंगे कि ह्यूज कैपेसिटी का एक ही बार, तो वहीं पे आग लग जाएगा, वो बर्निंग आउट हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो यूज होता है। आप ये देखिए, ये मॉड्यूल है तो आप जानते ही हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन या स्ट्रक्चर, इस तरह से स्ट्रक्चर यूज करते हैं। साउथ फेसिंग होना चाहिए, और एंगल कितना होना चाहिए भरद्वाज? साउथ फेस, लैटिट्यूड एंगल सर। हाँ, उस एरिया का, उस रीजन का जो लैटिट्यूड एंगल होगा उतने एंगल पे हम इसको इंक्लाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, आपका इन्वर्टर है। ये क्या है, मॉनिटरिंग पावर, पावर मॉनिटर करने के लिए जो चार्ज कंट्रोलर या इन्वर्टर की बात कर रहे हैं हम, वो ये इन्वर्टर हो गया, मॉनिटरिंग है, ठीक है। उसको, उसके बाद है ट्रांसफार्मर, और उसके बाद ये ग्रिड कनेक्शन हो रहा है। ग्रिड कनेक्शन के लिए आप ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा मीटर है, यही वो मीटर है जिससे क्या होगा, ग्रिड में आप कनेक्ट करेंगे तो ये मीटर क्या बताएगा कि कितना आपने ग्रिड को पावर दिया है, ज्यादा दिया है या कम, या आपने ग्रिड से पावर लिया है। इसमें दोनों ही चलता है, ग्रिड से कितना इनकमिंग हुआ है और आपने ग्रिड को कितना दिया है। तो यही मीटर होता है, इसी तरह का मीटर होता है जो ये बताता है आपको कि ये मीटर कहलाता है, सोलर मीटर कहलाता है, ऑन ग्रिड सोलर मीटर कहलाता है। आप मार्केट में जाएंगे और कहेंगे ऑन ग्रिड सोलर मीटर तो आपको मिलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ग्रिड में आप सेल्फ कनेक्शन नहीं कर सकते। ग्रिड को कनेक्ट करने के लिए आपको गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो ग्रिड से पावर आता है, जो मेंटेन करता है, वहाँ पे आप एप्लीकेशन देंगे, वो बंदा आएगा, फिर वो मीटर कनेक्ट करेगा, आप खुद से मीटर कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर पता करना है कि कितना करंट जनरेट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, आप लगा के वो चेक कर सकते हैं, लेकिन ग्रिड में आपको कनेक्शन नहीं करना, वो आपको गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन जो वही आएगा और वही आके आपके यहाँ करके जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं आपके ऑन ग्रिड ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम के लिए। ये आप देखिए, फर्दर कंपोनेंट ऑफ सोलर पीवी सिस्टम क्या क्या हो सकते हैं। ग्रिड कनेक्शन पॉइंट, यहाँ पे आप ये पॉइंट बना रखा है, यहाँ पे बना रखा है,
ये क्या है, जनरेशन कनेक्शन बॉक्स, ये जो है इसके नीचे होगा, ठीक है, बिहाइंड द मॉड्यूल। यहाँ पे जनरेशन बॉक्स बना रखा है जहाँ पे मॉड्यूल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सब कंस्ट्रक्शन, ये आपका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसके लिए वो दिखा रखा। ये क्या है, केबल चैनल, यहाँ पे ये केबल चैनल जो होगा इसके नीचे होगा, ठीक है। इन्वर्टर ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे इन्वर्टर रख रखा है और इन्वर्टर को ग्राउंडिंग कर दिया जाता है ताकि कभी भी शॉर्ट आउट हो तो ग्राउंड दे। अब यहाँ पे इसका डायग्राम दिखा रखा है, ये आपका पीबी एरे है, ठीक है। अब अच्छा 10 मिनट, ये पीबी एरे, जैसे ये एरे लगा हुआ, पीबी एरे लगा हुआ, ये आपका पीबी एरे कंबाइंड, ये जंक्शन बॉक्स, ठीक है, ये आपका जंक्शन बॉक्स। फिर उसके बाद मेन डीसी केबल्स, ठीक है, ये मेन डीसी केबल्स, ये आपका, अब ये दोनों कंबाइंड करके कहाँ जा रहा है, ये देखिए यहाँ आ गया इन्वर्टर में, इन्वर्टर से निकला, ठीक है, इन्वर्टर से पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल, ये 3 फेज उसके लगे होंगे। न्यूट्रल जो होता है उसी को अर्थिंग बोलते हैं, आपका ग्राउंड से कनेक्ट होगा, और पॉजिटिव निगेटिव, क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव निगेटिव जो होगा वो आउटपुट के लिए यूज होगा। तो ये देखिए अर्थिंग इसलिए किया आता है कि अगर कहीं भी वो प्रॉब्लम होता है, गांव आप देखेंगे घर वगैरह में जो वायरिंग होता है एक अर्थिंग दिया जाता है ताकि शॉर्ट वगैरह नहीं हो। जैसे ही अर्थिंग होगा तो जो भी इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ का फ्लो, लो पोटेंशियल की तरफ इधर की ओर फ्लो कर जाएगा और आपका जो है अर्थ जो है शॉर्ट सर्किट होने से बचेगा। इसीलिए ये अर्थिंग जरूरी है ऑन ग्रिड सिस्टम में। जब आप, मैंने बताया था कि अगर आपने सब्सिडी के लिए अप्लाई किया है तो क्या होता है, एमएनआरई से जो बंदा को रिक्रूट किया जाता है वो ये आके चेक करेगा कि आपका जो पीवी सिस्टम लगा है ऑन ग्रिड सिस्टम वो सही से लगा है कि नहीं लगा है। और सबसे मेन इशू जो होता है वो अर्थ का होता है। कई लोग क्या करते हैं, अर्थिंग नहीं कराता, अरे यार कुछ नहीं होगा चलो ऐसा ही है, तो उस केस में वो क्या करते हैं, अप्रूवल नहीं देते हैं। तो प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए, प्रॉपर अर्थिंग के बाद ही वो अप्रूवल आपको देंगे, तभी जाके आपका है सो फंड, गवर्नमेंट के सब्सिडी फंड जो है वो रिलीज होगा। ये आपको दिखा रखा है कि सोलर पीवी सिस्टम कैसे हम ग्रिड से कनेक्ट करते हैं, उसकी दिखा रखा है। शेडिंग लॉसेज, ये आपका, ये चीज, ये स्लाइड्स हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड सिस्टम है, तो ये सब चीजें आपने देख रखा है। ये दिखाया है कि क्या क्या लॉसेज हो सकता है, लॉस डायग्राम फॉर द सोलर पीवी सिस्टम, क्या क्या लॉस है, हॉरिजॉन्टल ग्लोबल रेडिएशन, ग्लोबल इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये आपको कहाँ से निकाला है, ये जो पीवी सिस्ट जो आप सॉफ्टवेयर अभी सीखेंगे उसी से ये निकलता है। ये क्या क्या एरे लॉस है, पीवी लॉस ड्यू टू टेम्परेचर, आप जानते ही हैं। एरे लॉस मतलब जो आपने वो पैनल को जो सीरीज और पैरेलल में जो कनेक्ट किया वायर के थ्रू, वो है। मॉड्यूल में की क्वालिटी अगर जैसी होगी उसके तो क्वालिटी लॉस है कि मटेरियल जो यूज किया है। मॉड्यूल एरे मिसमैच लॉस, मिसमैच कहने का मतलब कि मॉड्यूल आपने किसी कोई और वाट का ले लिया, एक मॉड्यूल दूसरा वाट का है और दूसरा मॉड्यूल जैसे कि 100 वाट का लिया, एक आपने 200 वाट का ले लिया, उस तरह से मिसमैच के उसमें ओमिक लॉस, वायर लॉस मतलब रेजिस्टेंस लॉस जो होता है I²R, दैट इज द ओमिक लॉस, ठीक है। एंड ग्लोबल इन्वर्टर लॉस, जो इन्वर्टर में जो लॉस होते हैं वो ये दिखाता है। तो 3.5% आप देख रहे हैं इन्वर्टर में लॉस होता है। ओमिक लॉस 1.9%, दैट मीन द 2% के अप्रॉक्स आपका ओमिक लॉस है, एंड 2.1% मॉडल एरे मिसमैच लॉस है। तो ये सारे लॉस को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा फाइनली देखें तो कितना वाट था, 2162 किलो वाट आवर पर मीटर स्क्वायर ये जनरेट कर रहा था। हमें फाइनली कितना मिला, फाइनली जो मिला वो इससे बहुत कम है। ये देखिए ये सारे ये लॉस हो गए, तो ये आपको बहुत कम अवेलेबल हो ये सारे लॉस फैक्टर को। अब इसमें क्या है कि सारे लॉस फैक्टर को कमाने के लिए क्या करना है, पीवी लॉस ड्यू टू टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर मेंटेन करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं। पीवी लॉस ड्यू टू इरेडिएशन लेवल, इरेडिएशन लेवल अगर हाई होगा तो उसके वजह से, या कम है तो उसके वजह से जो लॉस है इसको मेंटेन तो हम नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा सनलाइट पे, डिपेंड करेगा क्लियरिटी ऑफ द स्काई पे डिपेंड करेगा, तो इसको हम नहीं ये चेंज कर सकते हैं। IM फैक्टर ऑन द ग्लोबल, ये क्या है आपका जो एयर मास है उस पर डिपेंड करता है। एयर मास, तो एयर मास आप देखेंगे डायरेक्ट जब सनलाइट आ रहा है तो डायरेक्ट सनलाइट पे क्या होगा कि उस केस में आपका एयर मास कम होगा, लेकिन जैसे जैसे सन का डायरेक्शन चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, एयर मास का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता जाएगा। तो ये भी फैक्टर आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये सारे फैक्टर आप देखिए, अगर STC पे है मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पे है तो इसकी इफिशियंसी अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, 14.3% आएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉलीक्रिस्टलाइन की कितना होता है, 14 to 18% इफिशियंसी होता है, तो ये दिखा रहा है कि 14.3% इफिशियंसी है। ये पीवी लॉस ड्यू टू टेम्परेचर, ये बेटा मैंने बता रखा है आपको।
ये एरो किसने लगाया है? ये आपको बता रखा है पीवी सर वो लॉस। गलती से लग गया, वो वाला लग रहा है सर, एरर एरर सॉइलिंग बेस क्या है। सॉइलिंग लॉस होता है बेटा, जैसे कि आपने पीवी सिस्टम इंस्टॉल कर दिया और उस पर डस्टिंग वगैरह हो रहा है, आपने सफाई नहीं की और उस पर डिपोजिशन होते जा रहा है, तो डिपोजिशन जैसे जैसे वो लेयर डिपोजिशन होता जाएगा, थिकनेस बढ़ता जाएगा, जो इरेडिएशन जो पड़ना चाहिए था पैनल पे, वो नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो डिपोजिट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, वो क्या करेगा, उस इरेडिएशन को वहां तक जाने नहीं देगा। तो ये कहलाता है सॉलिंग लॉस कहलाता है। आप देखेंगे उसमें जो पीबी60 है ना, उसमें सारा आपको ये सब चीजें ये वहीं से कैलकुलेट हुआ है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो पीबी6 सॉफ्टवेयर से ही लिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे पता चल जाएगी। ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए ये आपका इन्वर्टर इंटरफेस बिटवीन द सोलर पीवी एंड जनरेटर एंड ग्रिड। आप ये देखिए, ये आपका सन दिखा रखा है, ये मेन फंक्शन, ये इन्वर्टर दिखा रखा है, ये एमपीपी जो है क्या मैक्सिमम पावर पॉइंट, ये ट्रैकिंग पॉइंट है। ठीक है, एंड ये डीसी। अब ये डीसी को क्या किया आपका, डीसी से एसी में कन्वर्टर। तो ये इन्वर्टर के बारे में बताइए कैसे कन्वर्ट हो रहा है, इन्वर्टर कैसे काम करता है उसके बारे में बताइए। कि ये डीसी लिया, डीसी इनपुट लिया, डीसी इनपुट से ये क्या सर्किट बना हुआ है, डीसी से आपका एसी में कन्वर्ट करा, कन्वर्टिंग डीसी टू एसी। इन्वर्टर का मेन फंक्शन यही होता है कि जितना भी आपका पावर मिल रहा है, डायरेक्ट करंट जो आ रहा है उसको क्या, डायरेक्ट पावर जो मिल रहा है उसको क्या करेगा, आपका अल्टरनेटिव में कन्वर्ट करेगा। तो ये इन्वर्टर का काम होता है। यहाँ पे दिखाया कि इन्वर्टर का फंक्शन क्या है, ये सर्किट डायग्राम दिखा रहा है। ठीक है, आपने डायोड वगैरह पढ़ा होगा कि फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट हाफ में निगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, ये होते रहता है। उसी तरह से ये काम करता है। डायोड वगैरह जो हम लोग रेक्टिफायर वगैरह लगाते हैं, किसके लिए, इसी के लिए तो लगाते हैं कि जो आपका डीसी क्या हो जाए, एसी में कन्वर्ट हो जाए। उसी सर्किट को ये दिखाया है। देखिए ये पे क्या है, ये आपका सपोज दैट ये है आपका कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव एंड है, ये निगेटिव एंड है। जब इसको इस इंड से कनेक्ट किया तो ये क्या बन रहा है, पॉजिटिव एंड निगेटिव बन रहा है। अब जरा सा इसको सोचिए कि इसको ये कनेक्टेड है, अब इस कनेक्शन को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया, यहाँ से डिस्कनेक्ट किया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो ये देखिए इसको यहाँ से कनेक्ट किया तो ये हो गया आपका कंप्लीट निगेटिव, और ये क्या हो गया आपका कंप्लीट पॉजिटिव। तो अब जो पहले जो आउटपुट मिल रहा था इस आउटपुट जंक्शन पे देखिए तो क्या है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव सम टाइम के लिए। अब ये क्या हो गया, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो अल्टरनेट हो गया ना, पॉजिटिव निगेटिव मिल गया। तो ये क्या कर रहा है, इन्वर्टर यही फंक्शन कर रहा है, आपको डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है। ये फंक्शन दिखा है इन्वर्टर का कि फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल एंड सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल। फर्स्ट ऑफ द साइकिल क्या था, फर्स्ट ऑफ द साइकिल में ये पॉजिटिव ये निगेटिव, सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में क्या था, दिस वन पॉजिटिव एंड दिस वन इज निगेटिव। ये आपका एमपीपी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग पॉइंट दिखाया आपको। ठीक है, ये आप देखिए ये आपका है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कितना, ये नहीं ये 25 है, ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 है, ये 50 है, और ये 70 डिग्री। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि 75 डिग्री सबसे नीचे। देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है वैसे क्या हो रहा है, आपका वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, जबकि करंट माइनर इंक्रीज कर रहा है, बहुत कम इंक्रीज कर रहा है। तो ये नेचर होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर मॉड्यूल का बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वोल्टेज डिक्रीज करेगा। और पावर क्या होता है, पावर इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वोल्टेज एंड द करंट। तो जब वोल्टेज ज्यादा डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है पावर क्या हो जाएगा, रिड्यूस करेगा। करंट जो आप इंक्रीज कर रहे हैं देखिए बहुत ज्यादा, बहुत कम है, बहुत कम, बहुत फ्रैक्शन ऑफ परसेंट में, 0. टेम्परेचर मॉड्यूल का दिखाया है कि ये सब टेम्परेचर मॉड्यूल का है बेटा, एनवायरमेंट का नहीं है, एम्बियंट का नहीं है। अच्छा ये मॉड्यूल टेम्परेचर, जब भी आपको ये डायग्राम दे रखा होगा एमपीपी की बात करेंगे ना, तो मॉड्यूल टेम्परेचर ये होगा, एम्बियंट टेम्परेचर नहीं होगा। ठीक है, तो ये मॉड्यूल टेम्परेचर है। ये आईबी करेक्टरिस्टिक्स है, ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही अच्छे से सर्किट बना के आपको डिस्कस किया था कि ये करेक्टरिस्टिक्स कैसे आ रहा है, कैसे बना है ये कर्व, और इसका क्या था, शॉर्ट सर्किट करंट देखा था मैंने, ओपन सर्किट वोल्टेज देखा था, और फिर टेम्परेचर के साथ कोरिलेट करके आपको बताया था कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। ये है इन्वर्टर फंक्शन, ग्रिड सिंक्रोनाइज इन्वर्टर का तो सिंपल एक ही फंक्शन है, क्या करेगा, डीसी से एसी में कन्वर्ट करेगा। ऑल ग्रिड टाइड इन्वर्टर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द ग्रिड इफ द एसी लाइन वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी गोज एवर और बिलो द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। इसने क्या बोला कि अगर आपका एसी जो ग्रिड जो से जो कनेक्टेड है, अगर ग्रिड का वोल्टेज
ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो प्रिस्क्राइब है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 एच लिखा होता है, आप देखेंगे एसी जो इनपुट आता है उसमें, अगर उससे Yes, वो sir. कम, उससे अगर कम हो रहा है या वोल्टेज उससे कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो अपने आप आपका ग्रिड जो कनेक्टेड सिस्टम है वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो इन्वर्टर सिस्टम लगा होगा वो उतना ही आउटपुट दे रहा होगा जितना पहले से प्रिस्क्राइब है कि 50 एचजेड अगर लिखा हुआ है और इतना वोल्टेज 220 वोल्टेज आपने लिख रखा, उसको फिक्स किया है, इन्वर्टर यूज किया है, तो 220 ही आउटपुट देगा और उसी फ्रीक्वेंसी पे ही आउटपुट देगा इन्वर्टर, तभी उसके साथ टाई अप होगा। अगर वो इन्वर्टर कुछ दे रहा है फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज कुछ दे रहा है और ग्रिड से आपका कुछ और फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज आ रहा है, तो उसके साथ टाई अप नहीं होगा। तो ये चीजें ध्यान में रखनी होगी।